इतिहास, अर्थव्यवस्था और इसमें बदलाव किस तरह, कैसे उसमें परिवर्तन है, कैसे इसमें विकास हुआ, तो उसी का इतिहास में जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखो कि हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। स्वतंत्रता पाई 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गया। इससे पहले भारत को जो है ना सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने और बाकी सब जितना भी विदेशी लोग था जो व्यापार करने का बहाने से आया था, लेकिन हमारे देश को पूरा तरह से छीन भिन कर शोषण किया और पूरा तरह से खजाना वजना क्या कर दिया, लूट लिया, जिससे कैसे मतलब सोने की चिड़िया बिगड़ गई। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी द्वारा मतलब हमारे देश को आज़ाद करवाया, नहीं ना। आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गया। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब आज़ादी मिल गया, उसके बाद संविधान भी लागू हो गया, लेकिन उसको जो पूरा तरह से हमारे यहाँ के मतलब कि भारत का अर्थव्यवस्था जो पूरा तरह से छिन्न भिन्न हो गया था, एक मतलब कि चुनौती के रूप में सामने आ गया। ठीक है, कैसे इसको फिर से इसको सही किया जाए और दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने इसको लाया जाए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान गणतांत्रिक बन गया, संविधान लागू हो गया और गणतंत्र बन गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो और राज करो की नीति पर काम किया था। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, राज करो। तो कभी कभी क्वेश्चन ये ही पूछता है, अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज किस नीति के तहत भारत में शासन कर रहा था, तो फूट डालो और राज करो नीति के तहत। समझ गए? ठीक है, अब देखो इसमें आता है एक शब्द लिखे हैं उपनिवेश। उपनिवेश किसको बोलते हैं? कोई एक बड़ा सा देश होता है, ठीक है, बड़ा सा देश कोई दूसरे देश पर क्या करता है, अपना कब्जा कर देता है और उसका जितना बागडोर होता है पूरा अपने कब्जे में कर लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। तब उस बड़े वाला देश का जो ना वो छोटा वाला देश उपनिवेश बन जाता है। जैसे हमारा देश भारत भी अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, ब्रिटिश का। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होता है, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धिशाली देश के शासन के अंतर्गत रहता है। कोई मतलब कि देश है, एक छोटा वाला देश, एक बड़ा देश, जैसा भी रहो, लेकिन समृद्धिशाली, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये शासक देश है, ये शासक देश है और इस पर शासन इसका किया जाता है। इसका पूरा बागडोर बी के हाथ में रहता है, ए का पूरा बागडोर बी के हाथ में रहेगा, पूरा इसी का हाथ में रहेगा, नियम कानून सब कुछ उसके हाथ में रहता है। ठीक है, तब ये देश जो है बी का उपनिवेश हो गया, ये देश जो है बी का उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो ये अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक और व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है। शासक देश कौन है, जो शासन कर रहा होता है, ये शासन इस पर कर रहा है, इसका मतलब ये जो है शासक, इस पर इसका उपनिवेश हो गया, ये शासक देश हो गया और इस पर शासन किया जाता है। ठीक है, तो ए देश क्या हो गया, बी का उपनिवेश हो गया, बी का उपनिवेश हो गया। ठीक है, तो उस नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासित ही है, इस पर शासन किया जा रहा है, तो ए वाला क्या हो गया, बी का उपनिवेश हो गया। तो यहाँ समझेंगे ये तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आर्थिक क्रिया हम लिखें। आर्थिक क्रिया क्या होता है, जितना भी हम काम करते हैं, काम के बदले में जो हमको आय मिलता है उसी को हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। अब चाहे जो भी काम हो रहता है, ठीक है, वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रहता है। तो आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय का प्राप्ति हो, जिससे हमको पैसा मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वे सब क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि कोई खेती कर रहा होता है, खेती कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, फिर उसको बेच रहा है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब वो आर्थिक क्रिया है। उद्योग है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, ये सब सारे आ जाएगा किसमें, आर्थिक क्रिया में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लिखे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था का मतलब आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिनके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना आजीविका चलाता है। आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करता है, कार्य करके यानी काम कर करके अपना आजीविका, अपना पालन पोषण जो भी होता है करता है। ठीक, आजीविका चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। बाकी सब इतिहासकार ने अलग अलग इसका परिभाषा दिया है और सभी कौन अर्थशास्त्री जो है वो अलग अलग इसका परिभाषा दिया है। अब देखो अर्थव्यवस्था वही दूसरा है कि अर्थव्यवस्था समाज की एक ऐसी, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था क्या है, तो समाज की सभी आर्थिक क्रिया समझे, जो भी काम करता होता है उसी का क्या, जिसके बदले में हमको पैसा मिलता है, वही क्या होता है, आर्थिक क्रिया होता है। तो वही आर्थिक क्रियाओं का संगठन होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का संगठन होता है। ठीक, उसके पहले भी वही बताया कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, यानी अर्थव्यवस्था संगठन है किसका, आर्थिक क्रियाओं का, जिनके अंतर्गत लोग जो है ना कार्य करके, काम कर करके अपना आजीविका चलाता है, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भाग में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आप देखते हैं क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है कृषि यानी खेती वाला आता है,
पशुपालन आता है, मछली पालन आता है। यानी पहला क्षेत्र अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भाग में बांटा गया। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। कृषि क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है खेती, पशुपालन, मछली पालन आदि आता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र, मतलब किस प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता था? तो कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र आता है, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। उद्योग किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। किसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को। किसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है व्यवसाय, निर्माण कार्य और व्यवसाय और निर्माण कार्य। व्यवसाय और निर्माण कार्य मतलब बिजनेस आता है, और कोई वस्तु का उत्पादन होता है वो आता है। ठीक है, अब तृतीय क्षेत्र समझते हैं। तृतीय क्षेत्र को, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है, इसमें जो आता है, ये ऊपर वाला 2 क्षेत्र जो था, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इसको ये सेवा प्रदान करता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को अपना सेवा देता है, अपना सेवा देता है, इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। दुनिया में 3 तरह का व्यवस्था पाया जाता है। कितना तरह का? 3 तरह का अर्थव्यवस्था पाया जाता है। पहला होता है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब तीनों का मतलब हम समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, और कौन कौन सा देश में किस तरह का अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे ही पता चलता है कि वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिक, ठीक है, जब उत्पादन अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के स्वामित्व, साधनों का स्वामित्व जो होता है निजी व्यक्ति के पास में होता है। मतलब उत्पादन मतलब क्या हो गया? जहाँ उत्पादन के साधन मतलब समझ रहे? कोई चीज़ का सब वस्तु का जो निर्माण होगा, उसका जो मालिक होगा ना, वो उसका जो पूरा स्वामित्व होगा, सब पूरा कार्यभार कौन करेगा? एक निजी व्यक्ति करेगा। निजी, उसमें सरकारी आदमी उसमें काम, मतलब सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, सिर्फ एक निजी व्यक्ति करेगा, सरकारी उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो निजी व्यक्ति के पास होता है, तो वे अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। वे व्यक्ति जो है ना अपना निजी लाभ, खुद के लाभ के लिए, दूसरा समाज में कोई और लोगों के लिए नहीं, खुद के लाभ के लिए करेगा। तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जो आता है USA आता है, जापान आता है, अब बाकी सभी देश आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें जो है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व खुद एक मतलब निजी व्यक्ति के पास में होता है और अपना खुद के लाभ के लिए काम करता है, तब वो वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए? अब समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी, पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ गए? ठीक है, उसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व खुद एक निजी व्यक्ति के पास में होता है और अपने लाभ के लिए करता है, वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है। मतलब जिस देश में ऐसा अर्थव्यवस्था होगा, उस पूरा बागडोर किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है, स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, तब वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है रूस नहीं लिखे, रूस आता है, चीन आता है, क्यूबा आता है। ठीक है, और सब बाकी देश भी आता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन, क्यूबा, रूस भी आता है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फिर से समझ लो एक बार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होगा और अपना निजी लाभ के लिए वो काम करेगा, तो वैसे हम अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एग्जांपल कौन लगाएगा? USA, जापान। ठीक है, और सब बाकी देश भी आता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि जापान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। तो वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सरकार के पास होता है। ठीक है, स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, तो वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें एग्जांपल में आता है चीन आता है, क्यूबा आता है, रूस आता है। तो तुमसे पूछा जाएगा चीन में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? ऐसे ही पता चलता है मिश्रित मतलब कोई चीज का मिश्रण होगा। तो ये देखो कि पूंजीवादी एवं तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मतलब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी और ऊपर में जो लोग पढ़े पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो वही मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, ये दोनों का मिला हुआ। इसका मतलब इसमें जो इस अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में मतलब निजी व्यक्ति के पास भी होगा और सरकार के पास भी होगा। स्वामी तो जो मालिक जो होगा निजी व्यक्ति भी मतलब खुद के लिए भी होगा और सरकार के दोनों के करेगा, सहयोग मिलजुल के करेगा। तो वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास मतलब व्यक्तियों के पास में होता है और सरकार के पास भी होता है सरकार के पास भी होता है सरकार के पास भी होता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें भारत आएगा।
भारत में देखो कंपनी कुछ सरकारी वाला भी है, कुछ क्या है प्राइवेट वाला भी है, मतलब निजी व्यक्ति के पास भी होता है और सरकार वाला के पास भी होता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला फिर से सोचो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसके पास में होगा? निजी व्यक्ति के पास में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी मतलब क्या निजी व्यक्ति के पास में भी सरकार के पास में भी, उसका संचालन निजी व्यक्ति भी कर सकता है और सरकार भी कर सकता है। तो वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। हो गया, शुरू करें तब। देखो समावेशी विकास, समावेशी विकास को समझने से पहले एक बार आर्थिक विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास इसका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादन के ऊंचा स्तर प्राप्त करना। अर्थव्यवस्था का मतलब इसका आर्थिक विकास का मतलब होता है इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त अर्थव्यवस्था का जितना क्षेत्र है और सबका उत्पादक का स्तर को क्या ऊंचा स्तर प्राप्त करना, उसी का मतलब होता है आर्थिक विकास, ठीक है। अब देखो समावेशी विकास, समावेशी विकास किसको बोलते हैं? कि आर्थिक विकास के जिस पद्धति कोई ऐसा प्रक्रिया जिससे क्या हो समाज के सभी वर्गों का क्या हो उत्थान हो, ठीक है, उत्थान हो और इसका जीवन स्तर क्या ऊंचा हो जाए, इससे कोई भी समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहता है। तो वैसे विकास को बोलते हैं समावेशी विकास, ठीक है। ऐसे विकास को बोलते हैं समावेशी विकास, ठीक है। बनेगा प्रदूषण का कारण बनेगा, कोयला जलेगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसका राख वगैरह होता है वो भी प्रदूषित कर देता है, पेट्रोलियम का भी उपयोग होता है, ठीक है। तो कारण इसका क्या होता है कि प्रदूषण का कारण होता है, इस सब का उपयोग करने के बाद क्या होता है प्रदूषण का कारण बन जाता है और बाकी अगला पीढ़ी भी वंचित हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अगला पीढ़ी वंचित नहीं रह जाए, अगला पीढ़ी भी इस सब साधने से वंचित न रह जाए, तब अर्थशास्त्री के दिमाग में क्या आया? सतत विकास, ठीक है। तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी मतलब अभी भी है और आने वाला अगला पीढ़ी में भी, ठीक है, और टिकाऊ बना रह सके, वैसे इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी यानी अगला आने वाला पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। वह तो ऐसे विकास को बोलते हैं हम सतत विकास, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, आर्थिक विकास क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना, उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना। समावेशी विकास, आर्थिक विकास की यही आर्थिक विकास तो जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का क्या हो जीवन स्तर ऊंचा होता है और इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहता है, तो वैसे विकास को बोलते हैं हम समावेशी विकास।